किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मत्स्य पालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है नर्सरी ट्यूबवेल पंप सेट योजना। फलदार वृक्ष लगाने से पूर्व करें विशेष तैयारी। और औषधीय पौधों की खेती और उससे दवा तैयार कर वैद्य अयोध्या शर्मा बने सफल किसान। इन दिनों मत्स्य पालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित नर्सरी ट्यूबवेल पंप सेट की योजना लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के निजी जमीन पर नर्सरी तालाब के निर्माण हेतु अनुदान राशि दी जा रही है। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं मत्स्य निदेशालय के उप निदेशक सुमन कुमार से। भाइयों, आपके लिए मत्स्य निदेशालय की ओर से मत्स्य विकास की बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसान भाइयों के लिए संचालित नर्सरी ट्यूबवेल पंप सेट की योजना अति महत्वपूर्ण है। इस योजना अंतर्गत हम लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसान भाइयों के निजी ज़मीन में अथवा 10 वर्ष एवं उससे अधिक समय के लिए पट्टे पर ली गई ज़मीन में नर्सरी तालाब का निर्माण करवाते हैं। राज्य में नर्सरी तालाब की आवश्यकता है और 50 डिसमिल नर्सरी तालाब के निर्माण हेतु 1,51,000 रुपये की राशि का आकलन किया गया है। गर्मी के इस मौसम में पौधों में नमी की कमी होने का खतरा सबसे अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे किसान भाइयों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप फलदार वृक्ष को लगाने से पहले कुछ विशेष तैयारी कर लें। आइए इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं ICAR के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर उज्जवल कुमार से। गर्मी का मौसम आरंभ हो चुका है। इस समय पौधे में नमी जो है नमी की कमी हो जाती है मौसम में, और इस समय आप जब फलदार वृक्ष जो आपको लगाना है उसके लिए आप पहले से तैयारी कर लें। गड्ढे जो है पहले से आप इस समय आप खोद के छोड़ दें, इच्छित दूरी जिसमें आपको लगाना है उस पर छोड़ दें। और साथ ही मेड़ जो है मेड़ को आप खुरपी से खरोच दें ताकि उसमें जो कीट के जो वो अंडे हैं वो ताकि वो मर जाएं। साथ ही जो गर्मा की बुआई जो आपको करनी है वो पूरी कर लें, जैसे मूंग है इस सब की बुआई आप पहले कर लें। और भी जो सब्जियां हैं या जो भी आपकी खड़ी फसल है गर्मी में उसमें आप सिंचाई ज़रूर दें ताकि आप जो अच्छी उपज आपको मिल सके। आधुनिकता के इस दौर में जहां लोग नई नई तरीकों और तकनीकों का प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझते हैं, जिससे कभी कभी उनके दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने परंपराओं को आज भी जीवित रखे हुए हैं। ये हैं वैद्य अयोध्या शर्मा। इन्होंने विभिन्न औषधीय पौधों की खेती की है, जिससे ये दवा तैयार कर लोगों की बीमारियों को दूर कर रहे हैं। पहले मैं पौधा का थोड़ा सा व्यापार किया था बेचने के ख्याल से कि ताकि औषधीय पौधा लगाकर कुछ बिजनेस करें। बाकी बिजनेस पर्पस में हमें बहुत कुछ जानकारी हुई कि इस पौधे से इसका ये फंक्शन है, एक दवा बनता है, तो उसको हमने दवा बनाना शुरू किया। दवा बनाने के बाद उस दवा को मैंने सप्लाई किया तो वो दवा मेरा बहुत कारगर निकला और लोगों को बहुत फायदा हुआ। कृषि उपकरणों में एक नया नाम जुड़ गया है, माउंट हैरो डिस्क का। इसकी खासियत है कि ये पथरीली ज़मीनों को जोतने में ज़्यादा काम करता है। यह यंत्र ट्रैक्टर द्वारा चालित यंत्र है। इस यंत्र से
जमीन के कॉर्नर की जुताई भी अच्छी तरह से की जा सकती है, जिससे मजदूरों और समय दोनों की बचत होती है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। मसाला के भाव जानने के लिए चलते हैं बाकरगंज मंडी मसाला बाजार। हल्दी 100 रुपये किलो है, 120 रुपये किलो है, बढ़िया से बढ़िया। और मिर्चा भी है 120-100 रुपये किलो है। और धनिया का दाम सस्ता हुआ है, थोड़ा सा है 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो, बढ़िया से बढ़िया। थोड़ा जीरा का दाम थोड़ा महंगा हो गया है और 200 रुपये किलो और 220 रुपये किलो बढ़िया से बढ़िया जीरा मिलेगा। गोलकी है 800 रुपये किलो। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का निभा का नमस्कार। किसान भाई, कृषि दर्शन के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराते रहते हैं। आज के इस अंक में आपको कुछ विशेष जानकारी दिलवाने जा रहे हैं, श्री विधि से धान की खेती। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो चावल विकास निदेशालय में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं। तो सर, आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हमारे किसान भाई को ये बताया जाए कि श्री विधि है क्या? ये धान की जो किसान बंधु ये जान लें कि धान की परंपरागत खेती हम लोग बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अब ज़रूरत है कि हमारी जो मांग है और हमारे बढ़ती हुई आबादी को पेट भरने के लिए अब ज़रूरत है कि जहाँ एक और भूमि का जो क्षेत्र है वो घटते जा रहा है, तो प्रति इकाई उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी मांग को, बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इस ऐसे स्थिति में परंपरागत खेती को छोड़कर अगर हम नए खेती की ओर जाएं, कुछ आधुनिक ढंग से खेती करें, तो हमारी उत्पादकता और उत्पादन बढ़ सकता है। उसी क्रम में एक श्री विधि एक ऐसा खेती का एक तकनीक है जिसके मार्फत से, जिसके द्वारा हम अपने पैदावार को बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 गुना तक प्राप्त कर सकते हैं। यह मेडागास्कर के द्वारा ये उन्नत विकसित की गई एक तकनीक है, जिसमें श्री विधि को एक दूरी पर पौधा लगाते हैं और जिससे कि हमारे पौधे को सारे स्वस्थ रहते हैं और सारे जो भी उनके लिए चाहिए अनुकूल वातावरण मिलता है और जिससे पैदावार बढ़ जाता है। अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। सूचनात्मक अंतराल के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
सूचनात्मक अंतराल के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत। हमारे किसान भाई को ये बताइए कि यदि श्री विधि से वो खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह का भूमि का वो चुनाव करेंगे? हमारे यहाँ करीब करीब मुख्य रूप से 3 तरह का ज़मीन पाया जाता है, वो जो कि सभी जगह कहीं न कहीं मौजूद है। एक ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि और निचली भूमि। तो जहाँ पे धान की खेती श्री विधि से खासकर वैसे खेतों का चयन करेंगे जहाँ की मध्यम भूमि हो, या ऊपरी भूमि वैसे जगह हो जहाँ की जल की समुचित व्यवस्था हो, वहाँ पे ऊपरी भूमि भी लिया जा सकता है, लेकिन मध्यम भूमि ज़्यादा इसके लिए उपयुक्त है। काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन सर, यदि हमारे किसान भाई भूमि का जब चुनाव कर लेते हैं तो उसमें कैसे श्री विधि का खेती करेंगे, किस तरह से बीज असली तैयार करेंगे? तो सर्वप्रथम किसान बंधु ये ध्यान देंगे कि जब हम खेतों में जाएंगे तो पहले जैसा कि हमने बताया कि मध्यम भूमि और ऊपरी भूमि जहाँ जल प्रबंधन समुचित हो वहाँ पे वैसे खेतों का चयन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बात आती है कि नर्सरी का प्रबंध है, जहाँ बीजस्थली हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो पुराने पत्ती से हम खेत की निकाई गुड़ाई, एक ग्रीष्मकालीन जुताई भी कर दें ताकि जो हानिकारक कीट मकोड़े हैं वो मर जाएं। उसके अलावा जो कादव विधि से इसकी खेती तैयारी कर लेते हैं, और जिस दिन हमें बिचड़ा लगाना होता है उससे पहले खेत को अच्छी तरह से जुताई करके बिल्कुल भुरभुरा मिट्टी बना दें, और उसमें जो खेत की मेड़ है, मेड़ को थोड़ा सा ऊंचाई कर दें ताकि जब अधिक बारिश हो या अधिक किसी तरह से पानी इरिगेशन पानी ही पड़ जाए तो उसको हम जल निकासी कर सकें। तो थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा नर्सरी तैयार करें, और उसमें जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, जो सड़ा हुआ गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, उसको अधिक मात्रा में मिलाएं ताकि इस विधि को हम एक जैविक विधि के रूप में भी हम जानते हैं। तो इसमें रासायनिक खादों पे हमारी निर्भरता कम है, और जहाँ तक जो जैविक खादों का इस्तेमाल है उसकी ज़्यादा हम लोग इसमें करते हैं ताकि मिट्टी की जो हमारी संरचना बरकरार रहे और उसका स्वास्थ्य बना रहे। अरविंद जी, हमारे किसान भाई उम्मीद है काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे, लेकिन ये हम जानना चाहिए कि जब हमारे किसान भाई बीज असली तैयार करते हैं तो बीज असली तैयार करने से पहले जो हम बीज का लगाते हैं तो उसका उपचार कैसे करेंगे, और जब बीज हमारे तैयार हो जाते हैं कितने दिनों के बाद उसको निकाल के खेत में हम फिर लगाएंगे? ये भी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और जो कि किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो किसान बंधु जब नर्सरी की तैयारी कर लें पूरी तरह से, तो धान की पहले बीज उपचार कर लें। बेविस्टिन 2 ग्राम प्रति ग्राम बीज की दर से ले लें, और उसको बीज उपचार करने के बाद रात भर पानी में सुखाने के फुलाने के बाद उसको छान दें, और जूट के बोरे में उसको बंद कर दें। और जब उसमें अंकुरन हल्का सा आने लगे, जब फूटने लगे, तो खेतों की तैयारी करके उसमें कदवा विधि इस तरह से करना चाहिए कि उसमें जल जो अस्थायी रूप से मतलब कि नहीं हो, केवल कादो हो, और उसके ऊपर हल्का सा छीट करके उसके ऊपर से एक राख या ऑर्गेनिक मैन्योर या अभी आ रहा है वर्मी कंपोस्ट, उसकी एक परत हल्की सी डाल दें, और समय समय पे फुहारा विधि से उसकी सिंचाई करते रहें ताकि हमारा जो अभी जो अधिक तापमान है उससे बचा जा सके। और इसके लिए 10 से 12 दिन का जो बिचड़ा होता है मुख्य रूप से उस ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। तो आप खेतों की सुनिश्चितता कर लें कि कितने दिनों में आपकी मुख्य फसलें तैयार करने लायक, रोपा करने लायक है, उसके 12 दिन पहले ही नर्सरी में ये बिचड़ा डाल दें। जब अंकुरित बीज डालेंगे, ऊपर से कुछ अगर ज़्यादा अभी जैसा कि वातावरण का तापमान ज़्यादा है तो उसमें कुछ मल्चिंग की व्यवस्था कर दें, कुछ पुआल डाल दें ताकि वो सूखने से बच जाए। तो जब नर्सरी में 12 दिन का पौधा हो जाए तो उसको उखाड़ कर हम नए जो मेन प्लॉट है उसमें हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, पौधे का रोपण कर देते हैं। अरविंद जी, ये तो हुई कि बीज उपचार हम कैसे करेंगे और नर्सरी की तैयारी हम कैसे करेंगे। आपने कहा कि 10 से 12 दिन का बिचड़ा उपयुक्त माना जाता है। तो यदि हम मेन प्लॉट में जब अपने बिचड़े को लगाते हैं तो उस समय खेत की हम तैयारी क्या करेंगे और किन किन बातों पर सावधानी बरतेंगे? तो जैसा कि बताया कि जब 10 से 12 दिनों का बिचड़ा ही हम इसमें उपयुक्त माना गया है, तो उसी अनुसार कदवा विधि से पानी को डाल करके 2 दिन पहले खेत को पूरा तरह से कादो कर लेंगे,
और जब जिस दिन पौधे रोपने की बात है उस दिन उससे जल निकासी कर लेंगे ताकि उसमें जल जमाव की स्थिति नहीं बनी रहे। और उसमें एक मार्कर आता है, मार्कर से या एक लंबी रस्सी खींच लें, उसमें 25 सेंटीमीटर पे एक टैगिंग कर लें और उसी के अनुसार पंक्ति से पंक्ति 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर मेरी वर्गाकार विधि में। और उसके जहाँ जो मिलान बिंदु है दोनों वर्ग का, उसी पे एक एक पौधा हल्का सा उसमें मिट्टी के संपर्क में लगे और यहाँ एक पौधा उठा एक पौधा लगे। और किसान बंधु ये ध्यान देंगे जरूर कि जब हम नर्सरी से पौधे बिछड़े को उखाड़ते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान देनी है कि बिछड़ा हमारा डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, क्योंकि बहुत नाजुक उसमें पौधा रहता है, मात्र 2 से 3 पत्ती का अवस्था रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम पौधे को जब मिट्टी सहित और जड़ सहित उखाड़ते हैं उसमें धान का बीज भी लगी होनी चाहिए ताकि कम से कम। और किसान बंधु एक और ध्यान देंगे कि ताकि जो बड़ी प्लॉट है उसके एक कॉर्नर में ही अगर बीज थैली का हम निर्माण करें तो हमारी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो उसमें जो कम समय लगेगा बिचड़े पौधशाला से मेन खेत में ट्रांसफ़र करने का जो समय लेगा उससे हमारा कल्ले स्वस्थ निकलेंगे और जो बिचड़ा है वो स्वस्थ रहेंगे ताकि उसकी इस्टेब्लिशमेंट जो मोटिलिटी रेट है वो बढ़ने की कम संख्या हो जाएगा और अधिक वो सफलतापूर्वक वो धान में लग जाएगा। और जहाँ तक बात है कि किस्मों का, तो उसमें अगर संकर किस्म हम लेते हैं तो उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो उस धान को अपनाकर हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। जी, अभी समय हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। सूचनात्मक अंतराल के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। सूचनात्मक अंतराल के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हम कोनोवीडर से जब खरपतवार पर नियंत्रण करते हैं तो वो जैविक खाद के रूप में भी फ़ायदे करता है, लेकिन ये हमारे किसान भाई को बताइए कि ऊपर से क्या जैविक खाद इस्तेमाल करेंगे तो कौन कौन सा खाद इस्तेमाल करेंगे और जल प्रबंधन के लिए क्या करेंगे। और देखिए, किसान भाई ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हम श्री विधि से खेती करें क्यों, उसके क्या फ़ायदे हैं। जहाँ तक किसान बंधु जल प्रबंधन की बात है तो ये बहुत बड़ा अहम रोल है कि जल प्रबंधन का। इससे किसान बंधु देखेंगे कि हमारे जल एक बहुत बड़ी समस्या है, सिंचाई का साधन हमारे पास सीमित है। इसमें धान की खेती कैसे करें एवं कैसे मुनाफा ज़्यादा पैदावार लें, तो किसान बंधु यह देंगे कि इसमें श्री विधि से आपको 70% तक की जल की सिंचाई जल की बचत होती है। तो इसमें जो किसान जो खेत है जिसमें श्री विधि लगाया गया है उसमें हम जो लगातार पानी बांधने की बात आती है वो हम उससे बचेंगे और अल्टरनेट वेटिंग ड्राई करेंगे। उसमें
गीला और सूखा विधि का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसान बंधु देखेंगे कि एक हेयर लाइन बाल की जैसे उसमें क्रैकिंग आना शुरू की मिट्टी, तो उसी समय हम सिंचाई एक डाल देंगे और उसमें कभी भी अधिक पानी की आवश्यकता नहीं। जब भूमि समतल है तो केवल और दूसरी जो गेहूं की जिस सिंचाई करते हैं उसी विधि से एक पटवन कर देंगे। और जब ही किसान बंधु हमेशा उस पर नज़र रखेंगे कि कब पानी की आवश्यकता है। जैसे ही आपको नज़र आए कि कुछ क्रैकिंग आ रहा है, मिट्टी फट रही है, दरार पड़ रही है हल्का हल्का, तो उसी समय सिंचाई डाल दें ताकि हमारा जो समुचित जल प्रबंधन हो सके। और जहाँ तक की बात है कि ऑर्गेनिक मैटर की या खाद की, तो जो हमारे जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित ये मात्रा है खाद की, वो ही यूरिया का एक टॉप में बेसल डालेंगे और 2 टॉप ड्रेसिंग करेंगे ताकि हमारी जो उसकी उपयोग जो पौधे में उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाए। और जहाँ तक फॉस्फेट और ये पोटास की बात है तो बेसल डोज ही डालेंगे कि मेज खेत की तैयारी करें उसी वक्त कादो करने वक्त। और इसके जहाँ तक फ़ायदे हैं तो इसके अनेक फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी फ़ायदा है कि 1.5 से दुगुना उत्पादन हो जाता है परंपरागत तरीके से। इसमें बीज का बचत है, 2 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जल प्रबंधन 70% तक जल बचत होती है। इसमें बिचड़ा जो फल तैयार होता है कम 10 से 12 दिन पहले तैयार हो जाता है। तो हम अगला जो फसल लेंगे रबी में वो हमारे पहले खेतों को तैयारी करने में सुविधा मिलेगी। ये सब बातों का किसान अगर ध्यान रखते हुए श्री विधि का खेती करते हैं श्री विधि से, तो किसान बंधु अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। किसान भाई, अभी आप जानकारी ले रहे थे श्री विधि से धान की खेती। जी हाँ, डॉक्टर साहब आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दे चुके हैं। बीज कम मात्रा में लगेगा, बीज उपचार आप कैसे करेंगे वो तो जानकारी आपको मिल ही गई, और जल भी कम लगेगा। फसल आप परंपरागत तरीके से जो खेती करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपका उत्पादन भी होगा। तो ये है ना अच्छी बात। तो आप श्री विधि से धान की खेती ज़रूर करें। किसान भाई, आज के लिए इतना ही। फिर अगले अंक में हम कुछ विशेष जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे कृषि दर्शन के पूरे टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।